गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग जो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो केंद्र सरकार के द्वारा कैबिनेट में जो पास की गई है, जिसके द्वारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आयोजित की जाएगी, उसके संदर्भ में आज विस्तृत रूप से आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। आई डॉक्टर विजय कुमार, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस, पटना, कन्वेनर कम एक्सिक्यूटिव ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी। तो आइए हम इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करने जा रहे हैं कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है। तो इस संदर्भ में इसकी खासियतें क्या है, हम डिटेल रूप से करेंगे। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक टेस्ट एजेंसी संस्था है जो गैर राजपत्रित पदों के लिए प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेवार होंगे। तो यह सरकारी क्षेत्र के बैंकों, आईबीपीएस, रेलवे की नौकरियों के लिए जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और एसएससी नौकरियों में बैंकिंग नौकरियां शामिल है। तो सीटी का मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। एनआरए एक ऑनलाइन सीटी आयोजित करने वाली एक पहली स्तर की परीक्षाएं हैं, यानी प्रीलिम्स सीटी के माध्यम से एक प्रीलिम्स आयोजित की जाएगी और वो प्रीलिम्स आयोजित करने के उपरांत जो योग्य व्यक्ति होंगे या जो योग्य छात्र होंगे, उन उम्मीदवारों को टायर 2 और टायर 3 के लिए उपस्थित होना होगा, यानी उसके लिए मेंस और साक्षात्कार परीक्षाएं देनी होगी। उसके बाद मैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के संदर्भ में बताना चाहेंगे कि ये एक दिल्ली में मुख्यालय होगी और इसके अध्यक्ष सचिव स्तर के भी अधिकारी होंगे। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम की स्थापित की जाने वाली प्रत्येक एजेंसी में रेल मंत्रालय, वित्तीय सेवा, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। अब हम जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसके उद्देश्यों पर परिचर्चा करेंगे कि इसका उद्देश्य क्यों इस्टेब्लिश किया है, उसका उद्देश्य क्या है। इसके संदर्भ में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का उद्देश्य उम्मीदवारों को अलग अलग परीक्षाओं के जाल से छुटकारा दिलाना। तो पहले है कि जो पूरे भारत में जो कई परीक्षाएं आयोजित एजेंसी के द्वारा होती थी, भारत में करीब 20 एजेंसी परीक्षाएं आयोजित देती थी, उस परीक्षाओं से जो प्रीलिम्स टेस्ट होता उससे छुटकारा पाना। इससे भर्ती चयन नौकरी में आसानी और विशेष रूप से समाज के उन वर्गों के लिए जीवन में आसानी लाएगा जिन्हें लाभ कभी नहीं मिला है। अभी एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी एजेंसी केवल को इसके दायरे में लाया गया है। बाद में इन अन्य भर्ती एजेंसियां को भी इसके दायरे में लाने की योजना सरकार के द्वारा पहल की गई है। उम्मीदवार अगर परीक्षा जो सीटी देते हैं अपने स्कोर को भविष्य में सुधार करने की भी योजना इसमें सम्मिलित है। अब हम आगे जो इस संदर्भ में बताने जा रहे हैं कि सीटी का क्या वैधता होगी, इसके लिए कितने सालों तक जो है इसकी वैधता होगी। अगर एक बार आपने प्रीलिम्स टेस्ट पास किया तो पास करने के बाद आपको 3 वर्षों तक पुनः प्रारंभिक परीक्षा नहीं देनी होगी और वो 3 वर्षों तक आप टायर 2 यानी मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार दे सकते हैं। तो यह निजात पा गए आपसे कि आप कभी भी जो है आप दूसरी परीक्षा देने के लिए, अगर प्रथम वर्ष आपने बैठा आईबीपीएस के लिए, दूसरे साल एसएससी के लिए, तीसरे साल जो है आरआरबी के लिए आप परीक्षाएं में सम्मिलित हो सकते हैं। अब हम लोग आगे काम बताने जा रहे हैं कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की भर्ती प्रक्रिया का क्या है। तो अभी तक सरकारी नौकरी के लिए उम्मीदवारों को एक समान पात्रता की शर्तें होने के बावजूद अलग अलग बढ़ती बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होना पड़ता था। अब नई व्यवस्था के अंतर्गत जो है सरकारी विभागों के लिए अलग अलग परीक्षाएं नहीं देनी होगी, बल्कि इन तीनों निकाय में के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए एक ही आवेदन, एक ही फीस देना होगा और एक ही परीक्षा केंद्र होगी। तो ये काफी महत्वपूर्ण है कि आपको एक ही परीक्षा में देने के बावजूद एक ही केंद्र होगा और 3 वर्षों तक आपकी पुनः प्रीलिमिनरी टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है।
मौजूदा नीति के अनुसार SC, ST, OBC अन्य श्रेणियों में उम्मीदवारों की आयु सीमा में भी जो पहले से बरकरार थी उसी बरकरार आज भी रहेगी। तो यह एक महत्वपूर्ण पहल है कि भर्ती प्रक्रिया है जिसके कारण जो है काफी स्टूडेंट को लाभ मिलेगा। तो अब हम लोग आते हैं कि 3 साल तक वैध रहेगी मेरिट सूची। अब एक महत्वपूर्ण जो योजना हम बताने जा रहे हैं कि जो CT यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजन की जाएगी, उसमें मेरिट लिस्ट जो पूरे सेंट्रल लेवल पर केंद्रीय स्तर पर बनेगी वो 3 सालों तक उसकी वैधता रहेगी। यानी 3 सालों तक आपको पुनः प्रीलिम टेस्ट आपको नहीं देनी है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, और आप सीधे मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। उसके बाद मुख्य परीक्षा पास करने के बाद जो डिफरेंट बोर्ड है, चाहे IBPS का बोर्ड हो या SSC का बोर्ड हो या रेलवे रिक्रूटमेंट का बोर्ड है, तो उसमें साक्षात्कार देने के बाद वह आप उसके फाइनल में पास करते हैं। तो यह सबसे महत्वपूर्ण योजना है। आरंभिक परीक्षा एक ही बार होगी, बाकी अन्य औपचारिकता नियम पूर्व की भांति बरकरार रहेंगे। तो अब हम लोग एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर डिस्कस करेंगे कि कई खर्चों का बोझ कम होगा। पहले जो कितनी परीक्षाएं देते थे आप लोग, आप सभी स्टूडेंट छात्रों समझें कि पहले जो 20 भर्ती एजेंसियां थी, आप सभी भर्ती एजेंसियां की अलग अलग प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार देने होते थे। इससे आप जो है निजात पाएंगे। उसके लिए अलग अलग फीस लगते थे, अलग अलग केंद्र पर आने जाने में खर्च होती थी। वो खर्च का बोझ आपके सामने बिल्कुल घट जाएगी। अब CET से उम्मीदवारों और विभिन्न सरकारी विभागों खर्च दबाव कम होगा और व्यवस्था भी आसान होगी। सरकारी तंत्र भी इस जो भी परीक्षाएं आयोजित होती थी, प्रारंभिक परीक्षा बहुत ही ज्यादा दबाव होती थी। सरकारी तंत्र यानी सरकार की भी बोझ घटेगी और छात्रों के भी जो खर्च का बोझ बढ़ेगा। इतना ही नहीं, मुख्य परीक्षा में असफल होने के बावजूद उन्हें 3 वर्ष तक सीधे मुख्य परीक्षा दें। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने प्रारंभिक परीक्षा पास किया, उसके बाद मुख्य परीक्षा में पास देनी है, तो आपको 3 वर्षों तक पुनः जो है मेंस परीक्षा में असफल होने के बाद पुनः मेंस देंगे और पुनः साक्षात्कार में अगर पास करेंगे तो आपको सफल घोषित किया जाएगा। अब इसके बाद जो है परीक्षा की पात्रता और मापदंड और पैटर्न के संबंध में आपको बताने जा रहे हैं। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा CET परीक्षा का आयोजन वर्ष में 2 बार की आयोजित की जाएगी। इसके लिए 10वीं 12वीं स्नातक पास अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग आवेदन करने होंगे। यह देश के विभिन्न हिस्सों में उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने और चयनित होने के समान अवसर प्राप्त करने को सुविधा बनाएगी। CET बहुविकल्पीय प्रश्नों आधारित होगी। इसके स्कोर कोड यानी आप जो स्कोर कोड प्राप्त करेंगे वो 3 साल तक मान्य होंगे। इसके बाद हम लोग आगे जो है CET के सिलेबस पर परिचर्चा करेंगे। तो ये CET की सिलेबस जो पहले जितने भी होते थे, हर एक बोर्ड के लिए अलग अलग सिलेबस निर्धारित थे। अब CET की जो सिलेबस होगी एक रूप होगी, एक समान होगी, एक समान, केवल प्रश्न जो अलग अलग पूछे जाएंगे। 10वीं के लिए अलग सिलेबस, 12वीं के लिए और जो स्नातक परीक्षाएं होंगे सभी का एक सिलेबस होगा। केवल स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन जो है डिफरेंट लेवल के लिए अलग अलग होगी। यह उम्मीद की जाती है कि पाठ्यक्रम परीक्षा के विभिन्न स्तरों के वर्तमान पाठ्यक्रम का रूप होगा। यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि पहले हिंदी और अंग्रेजी में ही परीक्षाएं देनी होती थी। अब सरकार ने 12 भाषाओं में यानी क्षेत्रीय स्तर पर भी परीक्षा जो भाषाएं हैं वह 12 भाषाओं में परीक्षा ली जाएगी। यह सबसे महत्वपूर्ण योजना है। इसके अतिरिक्त और जानेंगे कि भविष्य में जो 22 भाषा पूरे भारत के लिए जो मान्य है वो 22 भाषा में भी आयोजित करें। इस कारण इसके सबसे लाभ है कि क्षेत्रीयता स्तर पर जो प्रॉब्लम होती थी, तमिल या कन्नड़ या आंध्र प्रदेश, जो मराठी, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग परीक्षाएं क्वेश्चन रहेंगे सेम, लेकिन उसकी पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं। इसमें प्रारंभिक परीक्षा पास करने के उपरांत योग्यता के आधार पर मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार भी देना होगा। इसके स्कोर को सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अगर इसके पास करते हैं या इसकी स्कोर
जो आपको होंगे वो स्कोर जो है आप निजी क्षेत्र के भी नौकरियों में इसको लगा सकते हैं। जो आपकी स्कोर मिलेगी, आप उसके लिए अंक जो प्राप्त होंगे, निजी बैंक हो या निजी जहां भी इसके स्कोर की उद्योग हो, हर जगह इंडस्ट्री हो, कारखाने हो, आप अपनी उपयोगिता को कर सकते हैं। अब हम सीटी सिलेबस के उपरांत जो है, अब हम आगे इसके परीक्षा केंद्र के बारे में, पहले क्या परीक्षाएं होती थी, परीक्षाएं के लिए कई केंद्रों पर, कोई स्टूडेंट अगर बिहार का है तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, यानी पूरे भारत के कोने कोने में परीक्षा केंद्र होती थी। सरकार ने नई जो नीति आई, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो सीटी परीक्षा आयोजित की जाएगी, नहीं, पूरे भारत में 1000 परीक्षा केंद्र निर्धारित किया जाएगा और उस 1000 केंद्र पर यानी प्रायः प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र निर्धारित किया। इससे क्या बचत होगी, आने जाने में जो समस्याएं होती थी, खर्च होती थी, वो सारी आपकी बचत उससे हो जाएगी और परीक्षा केंद्र में जाने में भी आसानी हो गया। सबसे अधिक लाभ यह होगा कि एक साथ लाखों उम्मीदवारों की परीक्षा ली जा सकेगी, इससे खर्च में भी कमी आएगी और पारदर्शिता भी बनी रहेगी। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है कि एक परीक्षा केंद्र रहेगा और बच्चे उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अब हम लोग आगे महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए और विकलांग के लिए भी काफी सहूलियत है। यानी जो महिला पहले परीक्षा देने में उसकी सुरक्षा की प्रॉब्लम होती थी, उसके जाने के लिए उसके साथ कोई पेरेंट्स जाते थे दूर दूर परीक्षा देने के लिए, इससे निजात पाना जाए। यानी महिला अभ्यर्थियों और दिव्यांग अभ्यर्थी सिर्फ इस कारण से आवेदन नहीं करते थे कि उन्हें दूसरे शहर या बहुत दूर आगे परीक्षा देनी पड़ती है। इसके मद्देनजर सुरक्षा भी एक बड़ी बात होती थी। नए निर्णय में उन्हें सहूलियत मिलेगी क्योंकि महज कुछ घंटे में महिलाएं और दिव्यांग जो भी होंगे परीक्षा देकर अपने घर सकुशल लौट जाएंगे और सुरक्षित रहेंगे। अब हम लोग आगे जो है क्या होगा फायदा इससे, अगर इतनी योजनाएं लागू की हैं तो हमने फायदा तो कई आपको सामने सुझाव दे चुके हैं कि कई फायदे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इसके जो एकत्रित रूप से मैं फायदे बताता हूं। उम्मीदवारों के अलग अलग प्रारंभिक परीक्षाओं से मुक्ति मिलेगी, पहला फायदा। दूसरी है परीक्षाओं की तारीख एक साथ आ जाने पर कई ऐसे होती थी कि परीक्षाओं को छोड़ देना होता था। अगर आईबीपीएस, रेलवे या कई परीक्षाएं ऐसी होती थी कि एक ही डेट को टकराव हो जाता था। अंत में स्टूडेंट को निर्णय लेने में समस्या होती थी कि परीक्षा मैं किसमें दूं, तो वह समस्या से निजात मिलेगी और उसे परीक्षा छोड़नी नहीं पड़ेगी। परीक्षा केंद्र अलग अलग शहरों में जाना जो पड़ता था अब नहीं जानी होगी, अब अपने जिला केंद्र में ही परीक्षा देंगे। परीक्षाओं के लिए अब जिला मुख्यालय में केंद्र होगा, दूर नहीं जाना होगा। एक ही परीक्षा के लिए एक ही फीस अब भरनी होगी। यात्रा पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग, आईबीपीएस के बाद प्रतिनिधि संचालक मंडल भी शामिल होंगे इस परीक्षा में। अभी परीक्षा आवेदन से लेकर रिजल्ट आने में 12-18 महीने लगते थे। सीटी से आने से आपकी समय काफी बचेगी और निर्धारित समय पर परीक्षा आयोजन की जाएगी। यह एक महत्वपूर्ण योजना है। अब हम आगे के चलते हैं कि रेलवे रिक्रूटमेंट एजेंसी कितना सार्थक है। नीति के कार्यान्वयन के पूर्व निम्न बिंदुओं पर समीक्षा आवश्यक है। तो यह समीक्षा जो रिक्रूटमेंट के संदर्भ में कितना सार्थक ये हो पाएगा, इसके संदर्भ में हम जो है आपको एक समीक्षा देना चाहते हैं कि भाई क्या अभी जो है ये जो सीटी परीक्षा लागू होगी, क्या यह सफल होगी या उसमें और क्या समीक्षा की आवश्यकता है। सबसे पहले जो नियम लागू होते हैं, आधारभूत संरचना की व्यवस्था निश्चित रूप से सरकार के द्वारा की जानी चाहिए, ताकि यह न कि परीक्षा आयोजन हो जाए ने के बाद उसकी आधारभूत व्यवस्था। तो सबसे पहले हमें आधारभूत व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना चाहिए। एक परीक्षा फॉर्म भरकर रिजल्ट आने तक 4 साल का पहले 3 से 4 वर्षों तक ज्वाइनिंग तक इंतजार करना पड़ता था। भर्तियों की रिजल्ट कब आएगा, जिनका रिजल्ट आएगा इन सफल अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग कब पूरी होगी, ये सारी प्रॉब्लम को इससे निजात मिलेगी। इस पर एक निर्धारित समय भी निर्धारित किया जाना चाहिए कि क्या निर्धारित हो समय की, जल्दी से उसका एक टाइम फ्रेम में रिजल्ट आए और टाइम फ्रेम में परीक्षाएं हो और टाइम फ्रेम में साक्षात और टाइम फ्रेम इसका निर्धारण करना अति आवश्यक है।
ऑनलाइन के लिए जागरूकता एवं इंटरनेट व्यवस्था करना होगा। क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, 80% जनसंख्या भारत ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, तो इंटरनेट वाईफाई से जो वाकिफ नहीं है उसको आपको निश्चित रूप से दूर करना होगा। केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर अनुश्रवण समिति का गठन, यानी निश्चित रूप से उन्हें प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। आप अगर भारत के चूंकि बेरोजगारी ज्यादा है और ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उसको जब तक कंप्यूटर से वाकिफ नहीं कराया जाएगा, ऑनलाइन परीक्षा देने में समस्याएं होगी। क्षेत्रीय भाषा, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों को केंद्र की मूल रिक्रूटमेंट एजेंसी के आलोक में राज्य रिक्रूटमेंट एजेंसी की भी स्थापना करने पर बल दिया जाना चाहिए। क्योंकि केंद्र स्तर पर एक रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी तो राज्य स्तर पर जो परीक्षा आयोजन के राज्य स्तर पर भी एकीकृत रूप से राज्य रिक्रूटमेंट बोर्ड का गठन, एजेंसी गठन किया जाना चाहिए। इन छात्रों की समस्या का समाधान कैसे हो ताकि नौजवान घर पर बैठकर अपने परिवार की गरीबी को सिसकियां न ले। क्षेत्र भर्तियों का हिसाब कैसे किया जाएगा ताकि नौजवान घर बैठकर परिवार की गरीबी देखकर सिसकियां न ले। तो ये महत्वपूर्ण जो सार्थक योजनाएं थी, कैसे हम लोग इसको निजात पाएंगे, इस पर हम लोग को निश्चित रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। थैंक यू टू एवरीवन, काइंडली शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि ये जो हमने आपको नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के संदर्भ में बताए, आप इसको निश्चित रूप से अपने दोस्तों, अपने विद्वद्गणों, अपने जो भी छात्र हैं उनको निश्चित रूप से इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक जो है इसकी लाभ लें और भविष्य में जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसको सफल रूप से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, उसके लिए आप लोग अधिक करें। और धन्यवाद। थैंक यू टू एवरीवन।